नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं खान GSS का जो टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पे है और ये आपका BPSC का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 150 नंबर का है, ठीक है। तो ये पहला टेस्ट है, ठीक है। पहला टेस्ट है, इसमें आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिए गए हैं, वो करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपकी 2 पार्ट्स में आएगी, ठीक है। पहले पार्ट में हम 70 से 75 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। और आपके पास टाइम है तभी कंटिन्यू कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम का कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम का। हमें यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, हमें इंग्लिश में कराऊंगा, लेकिन आपको हिंदी में कराऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। एसिटिक एसिड घोल और अमोनिया हाइड्रोसाइड। बी ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट घोल का और हाइड्रोक्लोराइड, या फिर सोडियम सल्फेट घोल का, या बेरियम क्लोराइड, या इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। द्विविस्थापन प्रक्रिया को पूछा गया है। क्या पूछा गया? द्विविस्थापन प्रक्रिया पूछा गया है। तो द्विविस्थापन प्रक्रिया की बात करें तो ये कब होता है? जब दो जो आयन हैं कि यौगिक हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, आयन स्थान बदलते हैं, ठीक है, और उसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि दो नए युग्म बनते हैं, ठीक है, तो उसे द्वयन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कौन सा बनता है इसमें से? सोडियम सल्फेट का घोल और जो बेरियम क्लोराइड का घोल है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और से जल बनता है, ठीक है, और इससे एक सरल आयन विनिमय नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस तरह से आपका समझेगा सी। आगे चलते हैं। जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है, यह हरा पदार्थ किसका उदाहरण है, ठीक है। जब क्या पूछा है? जब तांबा हवा के मौजूद नम जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, उस समय धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसकी चमकदार भूरी परत है वो धूमिल होने लगती है और उसके साथ बाद में एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है, ठीक है। और यह पदार्थ किसका उदाहरण पूछा गया है ये, ठीक है। रेसिडिटी का, संक्षारण का, किण्वन का, या फिर चैलकस का, ठीक है। पहले तो आपको इन लोगों को इनका अर्थ जानना पड़ेगा। रेसिडिटी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। रेसिडिटी का अर्थ क्या था? पहले ऑप्शन में रेसिडिटी दिया हुआ है। तो रेसिडिटी का अर्थ क्या होता है कि जो वसा और तेल का ऑक्सीजन या हाइड्रोलिसिस के कारण वो खराब हो जाता है और धातुओं पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं होगा। उसके बाद आता है संक्षारण, ठीक है। संक्षारण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जब कोई धातु अपने आसपास के जो वातावरण है उसके साथ रासायनिक अपक्रिया करती है और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। जैसे कि आपने अभी यहाँ पे लोहा की बात हो रही है, ठीक है, नहीं, तांबे की बात हो रही है, ठीक है, तांबा की बात हो रही है। तांबा में जब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और आर्द्र हवा के संपर्क में आता है और उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प मौजूद होते हैं, तो क्या होता है, उसकी सतह पर एक हरी परत बन जाती है जिसे बेसिन कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। जो हरी परत यहाँ पर पूछा गया है इसे बेसिन क्या कहता है, बेसिक कार्बन कॉपर कार्बन कहा जाता है, ठीक है। और समानता इसे कॉपर कार्बन भी कह सकते हैं। और इस प्रक्रिया में जो तांबे की चमकदार भूरी परत होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए बी, ठीक है। और बी ऑप्शन, चार ऑप्शन देखेंगे। और भाई रही बात किण्वन की, ठीक है, तो किण्वन क्या होता है? जब एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो शामिल होते हैं। आमतौर पर कार्बनिक पदार्थ में ये होता है और धातु में नहीं होता है, ठीक है। तो किण्वन तो ये है, तो इसमें से कोई मतलब बनता नहीं है। उसके बाद चेल्सन क्या? चेल्सन कैसी प्रक्रिया है, ठीक है। चेल्सन कौन सी प्रक्रिया है? तो चेल्सन का अर्थ होता है कि जो धातु के आयनिक कार्बनिक जैविक अणु द्वारा जो बंधन होते हैं उसमें जैव रसायन या जल शोधन समानता होता है और वायुमंडल में संरक्षण नहीं होता है, ठीक है। तो ये चेल्सन की प्रक्रिया है। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आ रही हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, संक्षरण। इसमें ये प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता परिभाषित करता है, ठीक है। क्या पूछा? सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। कौन सा प्रभावित करता है? यह एंटीबॉडी को पूर्व निर्मित इंजेक्शन द्वारा विकसित किया जाता है, तो ये सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को नहीं प्रभावित करता है। यह प्लेसेंटा या दूध के माध्यम से माँ से बच्चे में जाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि
नर्वस सिस्टम, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इंग्लिश इसमें मुझे अंदर है आ नहीं रहा है, तो आप समझेंगे, इम्यूनिटी, हाँ ठीक है, इम्यूनिटी, ठीक है, या जो टीकाकरण के बाद जो एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, ठीक है, तो ये वाला आपका मतलब प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कौन करता है, यही करता है, ठीक है, जब एंटीबॉडी आपका बनता है, ठीक है, और में से कोई नहीं, तो ये आंसर से मतलब है नहीं, तो आंसर आपका ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक में ऊष्मा शोषी होती है, ठोस का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण या फिर जल विद्युत अपघटन, ठीक है। क्या पूछा है, कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक में ऊष्मा शोषी होती है, ठीक है, तो ठोस का पिघलना, तो ये भी ऊष्मा मतलब शोषण कर रही है तभी पिघल रही है, प्रकाश संश्लेषण में तो होता ही है, और जल का विद्युत अपघटन ये भी इसी की प्रक्रिया का एक भाग है। तो सही कुछ का प्रश्न करें तो ये आपके तीनों ही एकदम राइट है, तो आंसर आपका 1, 2, 3 होना चाहिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से पौधे के किस समूह में जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर जो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है, उभयचर का ऑप्शन में कैसे है, हाँ नहीं ऑप्शन, ठीक है, ऐसे ही, ठीक, तो दिया ऑप्शन में टेरिडोफाइटा, बायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्या पूछा है, पौधे के किस समूह में जनन की पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर जो पादप जगत है उसका उभयचर कहा जाता है, ठीक है, तो कौन है, ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइटा है। अब थोड़ा इसके बारे में जानकारी जरूरी है, तो पादप जगत में उभयचर भी इसको कहते हैं, फाइटा को, क्योंकि इसमें जो क्या होता है, जो गतिशील शुक्राणु और प्रजनन के जो समय अंडे तक पहुंचने के लिए पानी पर निर्भर होते हैं, और जो ये पौधे होते हैं ये थोड़ा नम स्थानों पर पनपते हैं, ठीक है, जहाँ पर जल होते हैं, और जो वहाँ के स्थानीय पौधे होते हैं उनके बीच एक मध्यवर्ती कड़ी की भूमिका ये निभाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह बायोगैस से संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का एक प्रमुख घटक भी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये कौन सी गैस है, ये है मीथेन है, ठीक है, मीथेन है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन गलत पूछा है, क्या पूछा है, गलत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल ये सही है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने के लिए मदद करती है, तो बिल्कुल करती है। डेट्राइट तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन सेल की बॉडी से दूर ले जाते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, जो डेट्राइट तंत्रिका आवेग हैं उनको न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो शाखाओं का विस्तार करते हैं, ठीक है, जो कि अन्य जो न्यूरॉन्स हैं उससे तंत्रिका तंत्र आवेग को जो होता है उसको वो प्राप्त करते हैं और सेल बॉडी को उन्हें भेजते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत है, दूर ले जाते हैं, दूर नहीं वापस भेजते हैं। प्रावर्तिक प्रक्रिया मस्तिष्क को शामिल किए बिना रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है, तो गलत आपका ये ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में किस प्रक्रिया के होने के सही क्रम स्थित है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये रुद्धोष्म परिस्थिति है, ये क्या होता है, ठीक है, जो रुद्धोष्म प्रक्रिया है वह क्या होती है, वह होती है जो प्रणाली होती है उसके परिवेश के बीच में कोई ऊष्मा आदान प्रदान नहीं हो पाती है, ठीक है, तो और इसका अर्थ यह नहीं होता है कि जो तापमान स्थिर रहता है, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि जो ऊष्मा ना तो प्रणाली में प्रवेश करती है और ना ही बाहर निकल सकती है, मतलब वहीं पे रह जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, किया गया कार्य शून्य, दबाव परिवर्तन शून्य, विनियम परिवर्तन शून्य या फिर तापमान में परिवर्तन शून्य, ठीक है, तो ये हो जाएगा विनियमित ऊष्मा, ठीक है, शून्य रहती है, ना कि वो इधर जाती है ना कि वो इधर जाती है, वो यहीं पर रहती है, ठीक। आगे चलते हैं, अलैंगिक प्रजनन के संबंध में
निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और विचार करने के बाद सही ऑप्शन को मार्क करना है। संतान आनुवंशिकी रूप से माता पिता के समान होती है, तो बिल्कुल होती है। इसमें युग्मों के संलयन के लिए दो माता पिता की आवश्यकता होती है, ठीक है। जरूर नहीं, एकल माता पिता भी होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, पौधों में होता है। इसमें द्विखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल शामिल होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिकी रूप से विविध संतानों का जन्म होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका ये वाला सही है और ये वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, सी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। 1 और 3 सही है, बाकी 2 और 4 गलत है, ठीक है। तो पहली बात, थोड़ा अलैंगिक प्रजनन के बारे में भी जानना आपको जरूरी है। वैसे आप जानते होंगे, आई नो, बट फिर भी थोड़ा बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ना भी जानते हो। अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो एक माता पिता उसमें शामिल होते हैं और उसमें आनुवंशिक रूप से समान संतान उत्पन्न हुआ करते हैं। और रही बात द्विखंडन की, उसमें मुकुलन और बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन की समान विधियां भी शामिल हैं, ठीक है। और लैंगिक प्रजनन में दो माता पिता के युग्मों का संलयन शामिल होता है, जिससे परिणाम स्वरूप आनुवंशिक जो रूप से विविध संतानें वो पैदा होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। आगे चलते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, ठीक है। जो ग्रीन पादप है या पौधा है उसमें क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण आई आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसके माध्यम से जो हरे पौधे होते हैं वो कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन करते हैं, ठीक है। हरे पौधे में क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसे वो अपने अंदर अवशेषित कर लेता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा खनिज के अवशेष जो खनिज होते हैं उनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज में रूपांतरित करके ऊर्जा में बदल देता है और कार्बन के में बदल के वो प्रकृति में छोड़ देता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार से संबंधित चीज़ें थी। और एक बात और आपको जाननी जरूरी है कि जो रात के समय क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण न होने से पौधे में जो संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। इस दौरान जो जानवर हैं उनकी तरह में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी और बात है कि अगर रात में, ठीक है, रात में अगर चांदनी रात है, ठीक है, चांदनी रात है तो भी आपका प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे इस चीज़ में। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको आंसर पता होगा क्या होता हुआ कि वो CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आगे चलते हैं। विगलन की प्रक्रिया के दौरान किस पदार्थ का तापमान, विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान कैसा होता है? लगातार बढ़ता है, लगातार घटता है, एक समान रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। तो ना वो बढ़ता है ना वो घटता है, ना वो पहले घटता है ना फिर बढ़ता है, तो एक समान रहता है, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? समान रहना चाहिए। सूची 1 को 2 से मिलाना है। ये कुछ पादप हार्मोन दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके कार्यों को दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है? कार्यों को दिया गया है। तो अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन बीज निष्क्रिय को बढ़ावा देता है, जी नहीं। अंकुरों को कोशिका में विभाजित करता है और लंबाई बढ़ाता है, ये भी नहीं है। बीज में प्रसूत अवस्था को तोड़ता है और बीज के अंकुरों को बढ़ावा देता है, तो ये भी नहीं है। कोशिका में विभाजन को बढ़ावा देता है और जीर्णता को विलंबित करता है, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑक्सीजन क्या करता है? यही करता है, ठीक है। और रही बात जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन क्या करता है? बीज की निष्क्रियता को बढ़ाता है, जी नहीं। अंकुरों की कोशिकाओं के विभाजन और लंबाई को बढ़ाता है, जी हाँ, बिल्कुल राइट। ये करता है, अंकुरों की जो कोशिका है उनको विभाजन और उनकी लंबाई को बढ़ाता है। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन की, ठीक है। साइटोकाइनिन की तो बीज प्रतिवस्था को तोड़ता है और बीज के अंकुरों को बढ़ाता है, तो बिल्कुल ये भी तीसरे का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब बचा एस्बिक एसिड। तो एस्बिक एसिड क्या होता है? बीज के जो नियंत्रण प्रक्रिया को उसको करता है, ठीक है।
तो बीज की जो निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। तो ये आपके ऑप्शन है, बाकी आप यहाँ पे फ्रेम कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ जो कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त क्या होता है? द्रव्यमान, घनत्व, स्थिर ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। ठीक है, या फिर गतिज ऊर्जा। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है, एनीवे दोबारा बता देते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्लिक किया माइंड में। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन तो अंकुरों की कोशिका को विभाजन करता है और लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर जिबेरेलिन की बात करें तो जिबेरेलिन बीजों की प्रतिष्ठा को तोड़ता है। ठीक है, और साइटोकिन क्या करता है? ये कोशिका को विभाजन करता है। और एस्टिकम बीज, हाँ अब सही नहीं है। ठीक है, हाँ तो आप मिला लेंगे, और पहले कुछ मिस्टेक हुई है, मुझे लग रहा था कि कुछ मिस्टेक हुए। हाँ सही है, ठीक है, कन्फर्म है। एनीवे हाँ, तो हम 13 नंबर क्वेश्चन पे थे। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है? गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि डी ऑप्शन होना जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। कवक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कवक स्वपोषी है, कवक की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज से बनता है, कवक केवल अलैंगिक बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं, कवक विषम पोषी जीव हैं जो कि क्षयकारी कार्बन और से पोषित अवशोषित करते हैं। इसके जरा ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में सिर्फ यही है, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है? कवक संबंधी में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? ठीक है, तो कवक विषम पोषी जीव है। क्या है? विषम पोषी जीव है जो क्षयकारी कार्बन पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो अभिकथन क्या है कि जो आनुवंशिक रूप से संशोधित जो जीएम फसलें कीटों का प्रतिरोध कर सकती हैं, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। कारण क्या है? आनुवंशिक रूप से जो संशोधित जीएम फसलें होती हैं वांछित विशेषताओं से उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों को कृत्रिम रूप से डाला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके सही हैं। ए आर दोनों सत्य, आर ए का स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरित कर देना, यह वायुमंडल में आर्द्रता की प्रक्रिया के समान रहता है, इसमें किसी पदार्थ को उच्च तापमान पर गर्म करना शामिल है, यह वाष्पीकरण के समान है। ठीक है, तो निक्षेपण की प्रक्रिया पूछा गया है, तो ये क्या है? ये गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणाली में प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है? ठीक है, तो कौन सा है? नेफ्रोसिस, एजिंग, डिजनरेशन या फिर एप्सोटोसिन। ठीक है, तो ये कौन है? एप्सोटोसिन है। ठीक है, सोडा वाटर जैसे वतित पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है? ठीक है, कौन सी गैस मौजूद होती है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होता है या फिर नाइट्रोजन होता है? ठीक है, सोडा वाटर की बात हो रही है। ठीक है, तो सोडा वाटर में कौन सी गैस गैसीय विलय के रूप में मौजूद होती है? तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट चलते हैं। कथन और कारण दिया गया है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, तो बिल्कुल सही होते हैं। घटपर्णी पौधे जो कि कीट भक्षी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उसके बाद जो पोषक तत्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों पर भी निर्भर होते हैं। ठीक है, आपने देखा हो कीट भक्षी जो पौधे, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, लेकिन जो पोषक तत्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो कीट मकोड़े भी खाते रहते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, तो कथन ए और दो दोनों ही सही है। ए आंसर होना चाहिए आपका।
आगे चलते हैं। मनुष्य शरीर में जो नेफ्रॉन को एक कुशल निस्पंदन की इकाई क्यों माना जाता है? ठीक है, निस्पंदन की इकाई क्यों माना जाता है? यह मूत्र को तब तक संग्रहित करता है जब तक कि वह बाहर न निकल जाए, या आंतों से ठोस अपशिष्ट को बाहर निकालता है, या रिक्त फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थ को पुनः अवशोषित करता है। जी हाँ, नेफ्रॉन का काम ही यही है, या रिक्त रक्त को शुद्ध करता है और उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उसमें पुनः अवशोषित कर देता है, यही काम है इसका। ठीक है, और ये कुछ है नहीं, या फेफड़ों की गैस को आदान प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु कारण बनी थी? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, गिद्धों की मौतों के कारण कौन सी दवा बनी थी? एस्पिरिन, क्लोरीन, पेनिसिलिन या फिर डाइक्लोफिनेक? ठीक है, तो कौन सी दवा थी? डाइक्लोफिनेक थी। ये क्या होता था कि जो पशु होते थे, जानवर होते थे, उनको ये दवा दी जाती थी। ठीक है, स्पेशली एंटी दवा थी, जिससे कि उनकी और भी दर्द वगैरह था, उस बहुत सारी चीज़ में दिया जाती थी जो कि उनको फ़ायदा करता। लेकिन जब वो पशु डेड हो जाते थे, तो उसके बाद जब उनको खेतों में या कहीं और छोड़ दिया जाता था, तो जो और जानवर खाते थे वो बीमार पड़ के एक्सपायर हो जाते थे, यानी कि मर जाते थे। ठीक है, और गिद्धों की मृत्यु सबसे ज़्यादा हुई थी इस कारण से, तो इसलिए इस दवा को बैन कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पशु व्यवहार का उसके संगत का उदाहरण शामिल है? ठीक है, देखते हैं। सहज प्रवृत्ति, प्रवास, प्रतिवर्त या सीखा हुआ व्यवहार? ठीक है, एक नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है तो सहज प्रवृत्ति होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या होता है? सहज प्रवृत्ति होता है, सहज प्रवृत्ति होता है। क्या बोले? एक नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है तो क्या होता है वो? नवजात सहज प्रवृत्ति? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो सीख के होता है ना कि सहज प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, नया बछड़ा आया है तो वो क्या वो पहले से सहज हो जाएगा? नहीं, उसे सीखना पड़ता है, वो देख देख के सीखता है। तो ये गलत है आपका, एक गलत है, यहाँ गलत है, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, एक पक्षी सर्दियों के दौरान गर्म क्षेत्र में उड़ान भरता है, इसे प्रवास कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है तो इसे प्रतिवर्त कहते हैं। एक चिंपैंजी दीमक निकालने के लिए छड़ी का उपयोग करता है तो इसे सीखा हुआ व्यवहार करते हैं, कि उसे सिखाया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर वैसे मिल गया, पहले को एलिमिनेट कर दिया, कट गया एक, बचा हमारा आंसर सी 3। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में भी करना पड़ेगा। अभिकथन 1 और अभिकथन कारण 1। ठीक है, कोलाइड को परिक्षिप्त व्यवस्था और प्रशिक्षण के माध्यम से भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कोलाइड विलयन में प्रक्षिप्त व्यवस्था विलय जैसे घटक होते हैं, और प्रक्षेपण माध्यम से वह घटक जिसमें वह निलंबित रहता है। ठीक है, तो दोनों ही आपके बिल्कुल राइट है, यानी कि ए और दोनों सत्य, और एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? प्यूटरी ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर एंड्रिनल ग्रंथि? ठीक है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है लार ग्रंथि, वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? कि वो ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों को विनियमित करती हैं, और वो जो रक्त प्रवाह है उसको हार्मोन को मुक्त करती हैं। ठीक है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एंड्रिनल ग्रंथि भी शामिल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद सही आंसर को बताना है। ब्रोमीन के बारे में पूछा गया है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, अधातु है, जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, बिल्कुल होती है। गैलियन और सीजियन ऐसी धातु हैं जो कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से थोड़ा ऊपर तापमान पर तरल हो जाती हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है, सही ही पूछा है, सी को मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। पादप और जंतु कोशिकाओं से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही को बताना है। ठीक है, नीचे देख कोड को माध्यम से सही बताना है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तरफ
प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये भी सही है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्ति होती है, तो बिल्कुल होती है, जबकि पशु कोशिका में कोई छोटी रिक्तियाँ नहीं होती, तो ये भी सही है। जंतु कोशिका में स्ट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जबकि पादप कोशिका में नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब होगा जो 4 ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जल जैसे यौगिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? हमेशा कितना रहता है? 1.8, 5.1, 2.8 या फिर 3.1, ठीक है। तो जल और यौगिक की बात करें तो जो हाइड्रोजन है उसका 1 और ऑक्सीजन का 8, मतलब 1/8 अनुपात रहता है, ठीक है, 1/8 अनुपात रहता है, यानी कि ए ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा होता क्या है। ये एक अस्थायी अंग होता है जो कि गर्भावस्था के दौरान ही बनता है, ठीक है। अगर कोई माँ गर्भावस्था में है या प्रेग्नेंट है और उसे भ्रूण के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसी दौरान ये जो प्लेसेंटा है वो निर्माण होता है, और यह माँ के रक्त और भ्रूणों के रक्त के बीच ऑक्सीजन को आदान प्रदान करता है, और साथ में पोषक तत्व हैं वो और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको भी ये साफ करता है। लेकिन दोनों का जो रक्त है वो आपस में नहीं मिल पाता है, इसलिए, ठीक है। और यह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए मानव का कोरियोनिक, गोनाइडल, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं उनको भी ये बनाता है, ठीक है। तो आप लोगों को प्लेसेंटा के बारे में आइडिया हो गया होगा, तो आपको आंसर फाइंड करने में आसानी होने वाली है। यह मात्र रक्त शर्करा को विनियमित करने में इंसुलिन नहीं, या मात्र प्रजनन तंत्र के लिए लाल रक्त कोशिकाओं को नहीं, या भ्रूण ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, तो यही आपका सही है, सी आंसर मानेंगे। या मात्रा का पाचन नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है, ठीक है, किस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है? अणुओं से सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन योग का, अणु में परमाणु संख्याओं का, अणु के सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल यही सही है। अणु के सबसे भारी और सबसे हल्के परमाणु द्रव्यमानों का अंतर नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। कुछ समस्थानिक तत्व दिए गए हैं और उनके उपयोग को दिया गया है, ठीक है। अगर यूरेनियम की बात करते हैं, पेन को चेंज करते हैं पहले, तो यूरेनियम की बात करें तो ये परमाणु रिएक्टर के रूप में, के ईंधन के रूप में काम होता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए डी। कोबाल्ट की बात करें, ठीक है, कोबाल्ट 16 की बात करें तो ये कैंसर के उपचार वगैरह या फिर ट्यूमर को इलाज के लिए रेडियोथेरेपी वगैरह में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैंसर के उपचार के लिए भी है, ठीक है, रक्त के विकारों के लिए नहीं, चिकित्सा नहीं, तो यही आएगा, ठीक है, कैंसर के उपचार के मेन तो ये दिख रहा है। उसके बाद टेक्नेटियम का उपयोग करें तो ये जो डायग्नोस्टिक इमेज होती हैं, आपने कभी एक्सरे वगैरह कराया होगा तो वहाँ पे आपको दिखा होगा, और अंग का जो देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चिकित्सा निदान के लिए काम आता है, किसके लिए आता है? चिकित्सा के लिए काम आता है। फास्फोरस, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये रक्त विकारों के उपचार के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे आप मेल कर लेंगे। आगे चलते हैं। 20 वर्षीय व्यक्ति की जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, ठीक है, समान जो स्तर है वो कितना होना चाहिए? 20 वर्ष के व्यक्ति की बात हो रही है, एग्जैक्ट यहाँ पे उम्र बता दी गई है, ठीक है। तो उसका होना चाहिए लगभग 70 से लेकर 130 mg तक होना चाहिए, तो यहीं पर ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमेल मुख्य रूप से किससे बनता है? जो दांतों का इनेमेल है वो किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोपेक्टाइड से, पोटेशियम क्लोराइड से, सोडियम कार्बोनाइड बाइकार्बोनेट से, या फिर कैल्शियम कार्बोनाइड से, ठीक है। तो ये किससे बनता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रॉक्सीपेटाइड से बनता है, हाइड्रॉक्सीपेटाइड से बनता है, ठीक है। मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के 2 एलीन युग्म निर्माण के दौरान अलग अलग हो जाते हैं? स्वतंत्र और अपव्यूह के नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभावित का नियम, या फिर अप्रभावित का नियम, ठीक है। तो मेंडल ने क्या बताया था? पृथक्करण का नियम बताया था, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन के जलीय घोल को से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह विघटन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं?
इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कहाँ पे है क्लोर निष्क्रिय प्रक्रिया, क्लोर निष्क्रिय यहाँ पे है, डी में है, ठीक, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेल के हाइड्रोजीकरण के उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो निकल का प्रयोग किया जाता है। किसका? निकल का प्रयोग किया जाता है। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। डोली का निर्माण सिस्मेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के द्वारा किया गया था। ठीक है, डोली का निर्माण कैसे किया गया था? सिस्मेटिक किया गया था, जो कि एक तकनीकी है और जिसमें एक वयस्क व्यक्ति कोशिका नाभिक को एक नव हरित अंडे में स्थानांतरित किया जाता है। ये तो आर रिकॉर्ड पर दिया। डोली एक वयस्क कोशिका का क्लोन में किया पहला स्तनपायी है। डोली वयस्क कोशिका से क्लोन में एक पहला स्तनपायी है। पहली बार डोली के बारे में जानना जरूरी है। डॉली कौन थी? डोली तो डोली एक भेड़ थी। क्या थी? भेड़ थी। ठीक है, डोली क्या हुआ, जो 1996 में जन्म होता है डोली का, डोली यानी कि भेड़, और इसे रेशनल इंस्टीट्यूट में सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट का उपयोग करके एक वयस्क सोमेटिक सेल से क्लोन बनाया गया था और ये पहला स्तनपायी था। ठीक है, क्या था? पहला स्तनपायी था ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद डोली का जो सिस्मेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक से बनाया गया था, जो कि यहाँ पे लिया हुआ है, सिस्मेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक से बनाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन होना चाहिए आपका। वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? ठीक है, वॉशिंग सोडा, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो गलत तो कोई है ही नहीं, सारे ही सही हैं। तो डी ऑप्शन होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से क्षार धातुओं में उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहले क्या आएगा? सीजियम आएगा। ठीक है, 2 में सीजियम है। दूसरे में क्या आएगा? पोटेशियम आएगा, 2 में पोटेशियम है। तीसरे में क्या आएगा? सोडियम आएगा, 2 में सोडियम है। और लिथियम भी 2 में है। तो यही दोनों आपके आंसर हैं। ऑप्शन में कभी मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो बी और सी मैंने आपको आंसर बता दिया है, बाकी ये पेपर में ऐसा नहीं आएगा, हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक। एनीवे, मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? ठीक है, मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार में बता देता हूँ मैं आपको। एक तो उपकला उत्तक होता है, दूसरा संयोजी उत्तक होता है, तीसरा मांसपेशिया उत्तक होता है और चौथा तंत्रिका उत्तक होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसकी मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या फिर अमोनियम। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम किया जाता है, एल्युमिनियम की मोटी परत के लिए। इनमें से मिलाना है डाइसेकेराइड और संगठन। ठीक है, सुक्रोज की बात करें, ठीक है, डाइसेकेराइड और संगठक है। ठीक है, सुक्रोज तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है, बिल्कुल सही है। लैक्टोज तो ये ग्लूकोज और लैक्टोज से बनता है, तो यानी कि सभी सही हैं। निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर फर्मीमीटर। ठीक है, तो क्या है? फर्मीमीटर। क्या बोला? लंबाई की सबसे छोटी इकाई तो कौन सी है? फर्मीमीटर है। ठीक है, फर्मीमीटर है। तो फर्मीमीटर कितना माप होता है? ये होता है 1 फर्मी का बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये होता है 1/10⁻15 मीटर। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये ए का कितना होता है? ये होता है 1/10
की मीटर 10 मीटर होता है। नैनोमीटर की बात करें, नैनोमीटर की, तो ये 1 की पावर 10 नहीं 1/10 की पावर 9 मीटर होता है। माइक्रो की बात करें तो 1 में बता रहा हूँ ये, ठीक है। माइक्रोन की बात करें तो ये 1/10 की पावर 6 मीटर होता है, ठीक है। तो आंसर आपका होना चाहिए डी, मिलीमीटर, सबसे छोटी इकाई। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन की तंत्रिका के आवेगों को परिवर्तित करता है? कर्णनालिका, कर्णपटल, कंकिया या फिर पित्रा, ठीक है। तो ये कौन सी है? कर्णिकिया है, ठीक है। कंकिलिया आंतरिक कान का एक कुंडली के आकार का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। समवानी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? भोजन का परिवहन, अमीनो एसिड का परिवहन, जल का परिवहन या फिर ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। समवानी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जल का परिवहन होता है, ठीक है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड नोबल को, जेम्स जैकब बेल्जियल को, एंटियो लावेयर को या फिर रॉबर्ट बॉन्सन को? तो ये एंटोनी लावेसियर को कहते हैं, ठीक है। सुमेल करना है, इधर गुड़ दिया गया है, इधर तत्व दिया गया है, ठीक है। दिया है गुड़ दिया गया है और तत्व दिया गया है। तो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? चांदी होता है, ठीक है। कौन होता है? चांदी होता है। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी होती है? सोना होती है। न्यूनतम ऊष्मा चालन करने वाली धातु कौन सी है? सीसा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैच कर लेंगे। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पदार्थ और उनके गलनांक बिंदु तक जमाने के लिए, पदार्थों को रासायनिक संरचना का निर्धारण करने के लिए, रंगीन पदार्थों को सूक्ष्म आवर्षण करने के लिए, बिल्कुल नहीं, मिश्रण घटकों को पृथक करने के लिए, जी हाँ बिल्कुल इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही है बताना है इसमें, ठीक है। सही बताना है, ठीक है, सही को बताना है। क्लोराइमाइका पौधा का लचीलापन प्रदान करता है और पत्तियों को डंठलों में पाया जाता है। सही बताया ना, तो ये गलत है। क्यों गलत है? कि जो क्लोराइमाइका है इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है, ना कि लचीलापन प्रदान करना होता है, ठीक है। तो इसलिए गलत है ये। एरेमाइका और क्लोरोफिल होता है या प्रकाश संश्लेषण करता है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो एरेमाइका है वो प्रकाश संश्लेषण में नहीं बल्कि उत्प्लवन में मदद करता है, ठीक है। क्लोमाइका एक जीवित उत्तक है जो पौधों के विभिन्न भाग को सहायता करता है और लचीलापन प्रदान करता है। तो बिल्कुल यही सही है, सही पूछा है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। बाकी डी को भी देख लेते हैं। पौधों की संरचना को सहारा देने के लिए पेराकाइमा कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और कोनों पर मोटी हो जाती हैं। जी नहीं, जो पेराकाइमा कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, ना कि वो मृत होती हैं, ठीक है। इसलिए गलत है। आगे चलते हैं। आई आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हुई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल न भूलें, थोड़ा अच्छा लगता है। इससे पता लगता है कि हाँ पसंद आ रहा है लोगों को। जब कपूर, नेपथीन या सूखी बर्फ़ जैसे पदार्थ हवा में खुले रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन कहते हैं। आगे चलते हैं। अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। सजातीय मिश्रण संरचना या संगठन का एक समान होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं और उनकी संरचना एक समान नहीं होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। आंसर क्या होना चाहिए? ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ये ठीक है। ए ऑप्शन को मारेंगे और आगे की ओर चलेंगे। अभिकथन ए और ये कारण।
एक सेकेंड। विषम मिश्रण को अलग अलग पदार्थ होते हैं और संरचना समान नहीं होती है। संरचना समान होती है, ठीक है, ये गलत है, यही सही है, ठीक है। नहीं, सही तो ये दोनों भी है, समान भी नहीं होता, सही कह रहा है ये भी। समान तो नहीं होते हैं, तो ये भी सही होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो यानी कि ए आर सत्य तो हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। और जल्दबाजी में हो जाता है, केवल मैंने ए बोल दिया था, लेकिन इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला तेल माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। इसमें अस्तित्व वसीय अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। मानव मस्तिष्क कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के तापमान और जल के संतुलन में होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में उत्तरदायी है? कौन सा भाग है वो? तो वो है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? पानी में चीनी का घुलना, दूध का खट्टा होना, मोम का पिघलना या फिर पानी में नमक का घुलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है, ठीक है, तो वो है दूध का खट्टा होना, ठीक है, दूध का खट्टा होना। मानव किडनी में की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से विचार करना है, और विचार करने के बाद क्या बताना है? सही बताना है, ठीक है। किडनी द्वारा अपशिष्ट को बाहर निकालने के बाद शुद्ध रक्त वक्र धमनियों के माध्यम से शरीर में वापस ले जाया जाता है, तो बिल्कुल ले जाया जाता है। बोमोन कैप्सूल से निस्पंदन वक्र नालिकाओं से होकर गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज रक्त पुनः अवशोषित हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो निस्पंदन की बात करते हैं, तो निस्पंदन यानी कि ड्रिपिंग, ठीक है, किसी तरल पदार्थ को धीरे धीरे बहना, उसको कहते हैं निस्पंदन, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। वक्र धमनी में अपशिष्ट रक्त किडनी बाहर ले जाता है, तो बिल्कुल गलत है, ये सही बताना है, ठीक है, गलत है, क्योंकि जो वक्र धमनी है वो ऑक्सीजन और अपशिष्ट जो होता है उससे छानने का काम करता है, और छानने के बाद किडनी में लाता है, ठीक है। और जबकि जो वक्र का सिरा है वो फिल्टर के लिए रक्त की किडनी से बाहर ले जाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए गलत है। 2 और 1 सही है, आंसर में है क्या कहीं? ये रहा। ग्राहम के विसरण नियम के निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ग्राहम की बात हो रही है। स्थिर तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? नहीं जी। किसी गैस का दाब उसके आयतन पर प्रत्यक्ष समानुपाती होता है? ये भी नहीं है। किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बिल्कुल यही सही है। समान परिस्थितियों में सभी गैस दर समान विसरण करती है? नहीं करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लासिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? लासिका तंत्र का हिस्सा कौन सी नहीं है? प्लीहा, थाइमस, किडनी या फिर टॉन्सिल, ठीक है। तो लासिका तंत्र का हिस्सा नहीं है, किडनी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, किडनी का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी उत्पादन करती है? ठीक है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज या फिर न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली है कि इम्यून सिस्टम में कौन सी एंटीबॉडी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो वो है बी लिम्फोसाइट। कौन है? बी लिम्फोसाइट है। किसी नमूने में विशिष्ट एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पीसीआर परीक्षण, एलिसा परीक्षण, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परीक्षण या फिर सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो ये क्या आता है? एलिसा परीक्षण के द्वारा। अभिकथन है और कारण दिया गया है। नींद के दौरान तेज रोशनी अवांछनीय होती है? बिल्कुल होती है। तेज रोशनी रेटिफिल की गतिविधि को बढ़ाती है? तो बढ़ाती तो बिल्कुल, ये भी सही है। लेकिन अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है सही से। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल यही सही है। एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है?
परमाणु की न्यूट्रॉन की संख्या के द्वारा, शामिल आयनों पर प्रवेश, प्रत्येक तत्व की संयुक्ता या फिर द्रव्यमान के साक्षर नियम के। ये तो आणविक योग की बात हो रही है। तो रासायनिक सूत्र किसके उदाहरण याद किया जाता है? ये किया जाता है प्रत्येक तत्व के संयोजकता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, धमनियों का प्लाक जमाव, नसों का प्लाक जमाव, फेफड़ों का ब्लॉकेज या फिर रक्त की शर्करा का उच्च स्तर। तो ये है धमनियों के रक्त का प्लाक जमाव। फोग किस प्रकार के कोलाइड तंत्र का दर्शाता है? ठीक है, जो फोग है वो किस प्रकार के कोलाइड तंत्र को दर्शाता है? तो वो गैस में द्रव्य को दर्शाता है। ठीक है, वृक्षों में वार्षिक वृद्धि विलय यानी कि एनुअल ग्रोथ रिंग के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, साइटोकोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, निम्नलिखित में से विचार करना है और परमाणु मॉडल से संबंधित है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक चारों ओर वृत्ताकार में घूमते हैं। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। तो ये रदरफोर्ड का है। ठीक है, परमाणु मॉडल है, ये रदरफोर्ड का है। रोग और यहाँ पे कारक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? रोग और कारक दिए गए हैं। तपोदिक, ठीक है, तपोदिक किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है तपोदिक। अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया कैसा रोग है? सबको होता है, इस सीजन में तो बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ रोग है। इन्फ्लूजा की बात करें तो इन्फ्लूजा कैसा है? इन्फ्लूजा वायरस है और दांत तो दांत कवक है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी विषाणुओं में अनुपस्थित होती है और उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण से रोकती है? न्यूक्लिक एसिड, एनवेलेपन, राइसोबोम या फिर क्रेस्टोमियर। ठीक है, तो कौन सी है वो? राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे अस्थियाँ हैं और यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। तो जो छाती की हड्डी होती है, ठीक है, जो मतलब चेस्ट की हड्डी होती है, चेस्ट की हड्डी को क्या कहते हैं? तो उरेस्थी कहते हैं। कालबोरन की हड्डी को क्या कहते हैं? तो क्लेविकल कहते हैं। घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसे पटेला कहते हैं। कंधे की हड्डी को स्केपुला कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ देख लेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर का नाम से जाना जाता है? किसे संगमरमर के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ये CaCO3 को जानते हैं। जीवित जीवों की मूल इकाई का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और जब उन्हें यह खोज की तो वह क्या प्रयोग कर रहे थे? ठीक है, क्या प्रयोग कर रहे थे? एंटोनो वान ने? बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट हुक ने? तो जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने किया, और उस समय माइक्रोस्कोप के नीचे कर्क का प्रशिक्षण कर रहे थे। बाकी ये सब फर्जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा होमोसियोटिक में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? ठीक है, प्रसव के दौरान गर्भावस्था का संकुचन, खाने के बाद रक्त शर्करा की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का रिसाव, पेट में भोजन की प्रक्रिया में पाचन के एंजाइमों का स्राव। होमोयोस्टेसिस पर नकारात्मक प्रभाव कौन डालता है? फीडबैक कौन देता है? तो वो देता है उच्च रक्त शर्करा में प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्राव। ठीक है, तो हमने आज 70 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी जो बचे हुए हैं, अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।